नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं साथियों मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य में मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रैपिड क्लास है। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि क्रैश कोर्स की जो अपने क्लासेस लेंगे उसमें मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो आप लोगों को अपने स्तर पर पढ़ना है। मैं जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जो याद करने की चीजें सीधी है, वो ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं जानता हूं कि अपन ने जैन, बौद्ध और महाजनपद पीछे छोड़े हैं। तो मौर्य और गुप्त साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको पहले लिया है। इसके बाद में आपको जैन, बुद्ध और महाजनपद भी याद करवाऊंगा। महाजनपद तो कभी समय मिलेगा तो एक राजधानी याद करवानी है सिर्फ उसमें, तो वो शाम को 5, 7, 10 मिनट का कभी वीडियो होगा तो मैं डाल दूंगा जैसे ही समय सेट होगा, तो याद करवाने की दृष्टि से। और जैन और बौद्ध की जो क्लास देनी है वो भी मैं आपको दे दूंगा, चिंता न करें। जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है वहां सभी जगह से क्लास देने की मैं कोशिश करूंगा, जितनी हो सकती है। मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं सहयोग आप लोगों का करूंगा, ठीक है साथियों। आज अपन शुरू कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य यदि कहे तो सीधे सीधे दिमाग में आता है सम्राट अशोक, ठीक है ना। लेकिन सम्राट अशोक सीधा ही आता है, लेकिन मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार में से कुछ तथ्य पढ़ने हैं और उसके बाद में सम्राट अशोक, ठीक है। और अशोक के बाद में फिर वो अशोक का धम्म और सारे फिर मौर्य प्रशासन वगैरह, वहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले ही बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत, ठीक है, कि हमें जानकारी किससे मिलती है। ये पूछ लिए जाते हैं कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे दीप वंश और महावंश कौन से साहित्य थे, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कि भद्रबाहु की ये कल्पसूत्र है, ये कौन सा साहित्य। तो ये प्रश्न अपन को सीधे सीधे ध्यान रखने, कौन से जैन साहित्य है, कौन से ब्राह्मण साहित्य है, और इनके अपन को रचना और लेखक भी साथ में याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए साथी, सबसे पहला ले रहे हैं अपन ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर जैसे मुद्रा राक्षस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य, इससे जानकारी मिलती है। सोमदेव का कथा चरित सागर से जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य नहीं होता तो शायद मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। इसके पीछे की कहानी अभी मैं बताऊंगा आपको, कौटिल्य ने कैसे मदद की। यहाँ पे जो साथियों ये ब्राह्मण साहित्य, चाहे इन्हें संस्कृत साहित्य भी आप कह दोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य ज्यादातर रचना इनकी संस्कृत में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है विशाख दत्त की, ये आपको सारे याद होने चाहिए। सोमदेव की कथा सरिसागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे याद करने हैं अपन को, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं है, बस एक बार साइड में हाथ रख के याद करनी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगी ये रचनाएं और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जिन लोगों ने इन्हें छोड़ रखा है कि ये याद नहीं होती और नहीं करनी है, याद करनी बहुत जरूरी है, आगे भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बौद्ध साहित्यों की साथियों बात करें तो दीप वंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, ये सारी की सारी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथियों ये जैसे बौद्ध साहित्य है ना, इसमें अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उससे संबंधित जानकारियां बहुत सारी इसमें मिलेगी, जो सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जैन साहित्यों में दो मुख्यतया पढ़ने में आते हैं जो जिनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भद्रबाहु वही है जिसके साथ में आगे अभी अगली स्लाइड में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सल्लेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागेगा, ठीक है ना। इनकी नेतृत्व में ही श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए थे और वहां पे अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। विदेशी इतिहासकार भी बहुत सारे आए उस समय, और जैसे अपने सीरिया के वो अपने सेल्यूकस निकेटर और उनके साथ में मेगास्थनीज वगैरह, तो विदेशी इतिहासकार भी अपनी भूमिका रखते हैं, जिसमें आपके मेगास्थनीज आ गया। तो मेगास्थनीज की रचना जो थी वो इंडिका थी। कौन सी थी? इंडिका। लेकिन इंडिका मूल रूप से मिली नहीं, इसके उद्धरणों को फिर बाद वाले लेखकों ने संकलित किया है, इस तरीके से ये प्राप्त होती है। स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, एरिस्टोबुल्स, एनोसिक्रिटस वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे विदेशी इतिहासकार जिनके नाम मिलते हैं इसमें। लेकिन यहां से साथियों प्रश्न कम बनते हैं। मेगास्थनीज एक इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके यदि यहां से पूछेंगे तो यहाँ इस तरफ वाले पार्ट में से ज्यादा बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं साथियों अपन चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जाती है।
अब ये एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकॉप्टस, ये सारे शब्द पूछे जाते हैं और हूबहू पूछ लेते हैं। तो ज्यादातर आपको यदि सिंपल चीज देखनी है कि वहां पे उत्तर सही करना है तो विलियम जोन्स का नाम जरूर ध्यान में रखें, ज्यादातर आपके उसमें से सही होगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है साथियों, ये कौटिल्य को मिला था राजकिलम खेल खेलते हुए। राजकिलम खेल कैसा होता था? राजकिलम खेल एक मतलब आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें जब बाहुबली को निष्कासित कर दिया जाता है राज दरबार से, तो वो वहां पे बैठ के बच्चों को बहुत सारों को वो सब एक जैसे शासक कोई बैठा है उस तरीके से नेतृत्व करते हुए सिखाता है। इसी तरीके का एक खेल राजकिलम हुआ करता था। वो खेलते हुए ये कौटिल्य को दिखा और कौटिल्य ने इसे 1000 पर्ण में खरीद लिया था। ठीक है, उससे पहले कौटिल्य जो था, जो विष्णुगुप्त, मूल नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है ना, तो चाणक्य कह दो, कौटिल्य कह दो, एक ही बात है। तो कौटिल्य जो था वो नंद वंश के घनानंद के वहां था, वहां से अपमानित करके घनानंद ने निकाला। तो कौटिल्य ने कसम खा ली थी कि मैं इस नंद वंश का पूरा सर्वनाश करके ही दम लूंगा। ठीक है, तो बाद में फिर वो चंद्रगुप्त को तैयार किया और ये सब। अब चंद्रगुप्त को तैयार किया तो फिर बाद में कौटिल्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर नंद वंश का मतलब नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये वही नंद वंश है जिसके शासक जो है महापद्मनंद, घनानंद, ये सब इसके शासक रहे हुए। ठीक है ना, तो वहां से फिर मौर्य वंश की स्थापना इसने की। मौर्य वंश की स्थापना करने में भी चंद्रगुप्त ने क्या किया कि सबसे पहले डायरेक्ट, जैसे ही पता चला कि इस शासक को हराना, डायरेक्ट युद्ध मतलब हमला कर दिया, सीधे सीधा ही घनानंद के कक्ष की तरफ, मतलब बीच में केंद्र में हमला करने की कोशिश की। तो वहां पे वो असफल हुआ। फिर कौटिल्य ने उसे एक रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया, एक रोटी फेंकी कि इसको खा। चंद्रगुप्त साइड में से तोड़कर खाने लगा। तो क्या साइड में से तोड़कर क्यों खाई, बीच में से क्यों नहीं खाई? तो क्या साइड में से ही खाऊंगा, बीच में से डायरेक्ट कैसे खा लूं? तो जब तू रोटी साइड में से खा रहा है तो तूने हमला बीच में क्यों किया, बिल्कुल केंद्र में? पहले साइड के प्रदेशों को विजित किया जाए। और इस तरीके से शिक्षा, कहते ना कौटिल्य की शिक्षाएं तो बहुत ही तगड़ी हुआ करती थी। तो इस तरीके की शिक्षा देकर और बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे ट्रेंड कर और बाद में वहां पे नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करवाई। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अब पहचान से संबंधित बात करते हैं साथियों। एक मिनट, पहचान से संबंधित बात करते हैं। विलियम जोन्स के अनुसार सेंड्रोकोटस, ठीक है, यहीं पे सेंड्रोकोटस एक और मिलता है जैसे स्ट्रेबो, मैगस्थनीज और जस्टिन ने भी सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया था। हाँ सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी करता हूं बात। तो यहां पे कहां थे अपन? स्ट्रेबो, मैगस्थनीज और जस्टिन ने भी किया था। फिर बाद में जो है विलियम जोन्स ने इसे बहुत जोर दिया, तो सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान की विलियम जोन्स ने कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त किया गया, ये पहचान करने वाला विलियम जोन्स था। इस तरीके से इन्होंने तो शब्दों का प्रयोग किया ही था, लेकिन ये किसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सेंड्रोकोटस किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ, ये इस तरीके से। ठीक है ना, एक बीच में याद ध्यान रखना, एरियन और प्लूटार्क जो है वो एंड्रोकोटस शब्द का उल्लेख करते हैं, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही है। ये राइटर से पूछे जाते हैं सीधे ही सीधे इनसे कि किसने किसका प्रयोग किया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं साथियों, चंद्रगुप्त ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अब है ना, एक चीज मैं बताता हूं आपको कैसे याद रखना, ABCD। ठीक है, अब अपन चलेंगे थोड़े से उल्टे। ABCD लिखा है, इस डी को तो अपन साइड में ही करते हैं क्योंकि आजकल देखो डी रैंक या डी ग्रेड आता है ना, तो वो थोड़ा सा बहुत मतलब हीन भावना सी महसूस होती है। हालांकि आजकल तो 90% से नीचे 10th 12th में बात ही नहीं होती है। पहले तो 60% लाने वाला भी पूरे गांव में मिठाई बांटता था। ठीक है ना, तो देखो ABC, ए से लेना है अपन को अशोक, बी से बिंदुसार और सी से चंद्रगुप्त मौर्य। उल्टा चलना है। ठीक है, जब उल्टा ही चल रहे हैं तो फिर डी से धनानंद ले लेना, डी से धनानंद ले लेना। तो ये आपके हो जाएगा याद, एकदम शासक याद करने। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने हैं, सचिन तेंदुलकर की तो आदत पड़ गई कवर ड्राइव कैसे मारनी है, कैसे पुल शॉट खेलना है, कैसे, ये सारी आदत पड़ चुकी है उन्हें। और जो नए हैं फ्रेशर्स उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जस्टिन और प्लूटार्क की आगे बात हुई थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में डाकू और लुटेरे, चोर हुआ करते थे। क्या कहा?
डाकू, लुटेरे और चोर हुआ करते थे किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। जस्ट डाकू हुआ करते थे। आजकल है गाइस और जस्ट और ये बहुत देखने को मिलते हैं शब्दों का प्रयोग, है ना। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं, हेलो गाइस। अपन बोलने ही को नहीं आवेगा गाइस गाइस, बाकी ये घना चल है। अपन की बात करनी है कि जस्ट डाकू थे। इनकी सेना में कौन थे? जस्ट डाकू थे। प्लूटार्क के अनुसार इसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। समझ सकते हो कितनी बड़ी सेना होगी। 6 लाख सैनिक थे प्लूटार्क के अनुसार इसकी सेना में, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में साथियों ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व हराया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को हराकर, मैंने शायद आगे सीरिया बता दिया, ग्रीक शासक है, ठीक है। तो अगर किसी ने लिख दिया हो तो उसको कंफर्म कर देना। सीरिया का शासक जो था वो बिंदुसार के समय आया था, ठीक है ना। तो यहां पे ग्रीक शासक है ये, और ग्रीक शासक और इनकी पुत्री जो थी हेलेना, उससे विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाया। अंतरराष्ट्रीय क्योंकि वो राष्ट्र अलग है, देश अलग है और ये देश अलग है। तो हेलेना से विवाह किया, ये अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाया। राजस्थान में भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किसने किया था? अल्लट ने। हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट ने विवाह किया था और वो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, ठीक है ना। अल्लट ही था, मेरे जहां तक दिमाग में आ रहा है अल्लट ही था। तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह ये कहलाया, ठीक है। अब विवाह किया तो देखो, कल अपन ने विवाह पढ़े थे, कल विवाह पढ़े थे। तो उसमें अपन ने दहेज वाली प्रथा, प्रजापत्य में बिना दहेज था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दहेज के अंदर इसे ये प्रांत मिले, ठीक है। एरिया, आर्केशिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई, ठीक है ना, ये मिले। ये वैसे हेरात, बलूचिस्तान वगैरह ये वाले प्रांत थे। तो यहाँ पे उस समय इनका उल्लेख इस नाम से मिलता है, ठीक है ना। तो ये 4 प्रांत मिले, लेकिन ऐसा नहीं है ये तो मिले दहेज में। इसके बदले चंद्रगुप्त ने इनको 500 हाथी दान दिए। क्या दिए? 500 हाथी भेंट किए सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपने यहाँ पे एक जो है अपने इस मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर यहाँ पे इसके दरबार में छोड़ा था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये मेगस्थनीज जो है वो भी ग्रीक सेनापति था, ठीक है ना। इनके यहाँ से, सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से आया था और ग्रीक राजदूत था ये, ठीक है। अब ये जो पूरी घटना है, ये ग्रीक शासक इसको हराया और ये सब, ये मिलती है साथियों, स्पेशली इसका वर्णन किया है एपियानस ने। एपियानस नामक व्यक्ति ने इसका वर्णन किया है, लेकिन एरियन, स्ट्रेबो, इनकी उद्धरणों से भी ये जानकारी मिलती है। वैसे मुख्यतया इसका वर्णन किसने किया? एपियानस ने। ये पूछते हैं, ये सारा जो घटनाक्रम बताया आपको, ये एपियानस का वर्णन है, ठीक है। फिर देखो, ये सारी चंद्रगुप्त से संबंधित मुख्य जानकारी थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त जो है लास्ट में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और चंद्रगुप्त फिर श्रवण बेलगोला चला जाता है भद्रबाहु के नेतृत्व में और वहां पे सल्लेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग देता है। सल्लेखना या संथारा कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। वो शाखाएं जैनों की अलग अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग नाम प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सल्लेखना और संथारा काम एक ही है कि खाना पीना सब कुछ छोड़ दो और उसके बाद में पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन हो जाओ। और खाना पीना छोड़ेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मृत्यु का वर्ण करना ये सल्लेखना पद्धति कहलाती है। तो सल्लेखना के द्वारा प्राण त्यागने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। आई बात समझ में? ये चंद्रगुप्त मौर्य आपके पूरा हो गया। एक एक चीज को वैसे समझ रहे हैं, ऐसे बहुत है, और भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये इतनी है। मौर्य साम्राज्य भी बहुत विस्तृत है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा का पुत्र था, ठीक है ना। अब बिंदुसार में जो साथियों प्रश्न बनते हैं वो इसके नाम से संबंधित बनते हैं कि इसको किसने क्या नाम दिया। मोस्ट ऑफ ये प्रश्न बनते हैं इसके नाम से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको अमित्र घात कहा है संस्कृत ग्रंथों के अंदर, यूनानियों ने अमित्रोचेटस कहा है, ठीक है। तो अमित्र से ही अमित्र घात कहा है संस्कृत में, अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने कहा है, स्ट्रेबो ने अमित्रोकेडस कहा है। पुराणों के अंदर साथियों इसे मद्रसार, जैन ग्रंथों के अनुसार सिंहसेन
और चीनी ग्रंथों के या बिंदुपाल के अनुसार इसे फापियनचुलिन कहा गया। ये बहुत कम पूछने की संभावना है, ये नीचे वाला है ना, बहुत कम पूछने की संभावना है। सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं 1 2 3 और 4 5। ये इसको ऐसे याद रखना, जैसी करनी वैसी बननी, यानी कि जैन साहित्यों के अनुसार सिंहसेन कहा गया है, ठीक है ना, जैन साहित्यों के अनुसार सिंहसेन कहा गया। बस बाकी सीधे याद करना है। बाकी ज्यादा अगर इसमें अपन ट्रिक की कोशिश करेंगे तो फिर बाद में कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ ज्यादा आवश्यकता है नहीं, सीधे याद हो जाता है, ठीक है। इसके समय विदेशी शासकों ने राजदूत बहुत ज्यादा भेजे थे। उसमें से देखो एथेनियस बताता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की, एक तो सूखे मेवे, एक मदिरा और एक दार्शनिक। वहां के दार्शनिक बहुत प्रभावशाली थे, तो दार्शनिक, तो वो एंटियोकस ने क्या किया कि मदिरा और सूखे मेवे तो भेज दिए, कि ड्राई फ्रूट और वाइन भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे, और कहा कि हमारे यहाँ पे मानव व्यापार नहीं किया जाता है, तो दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजे थे। ये ध्यान रखना है। किससे मांगा था? सीरिया के शासक एंटियोकस से, ठीक है। तो दार्शनिक को छोड़कर बाकी सब दे दिए थे। अब बात करते हैं साथियों सम्राट अशोक की, ठीक है ना, सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक ही मुख्य मौर्य साम्राज्य यदि पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक ही पढ़ना है मुख्यतः, यदि देखा जाए। सम्राट अशोक साथियों, जब देखो बिंदुसार के बाद में वैसे 273 ईसा पूर्व में ये इसका कार्यकाल वैसे शुरू हो जाता है, लेकिन 4 साल उत्तराधिकारी युद्ध चलता है, ठीक है ना, उत्तराधिकारी युद्ध चलता है। 4 साल उत्तराधिकारी युद्ध के बाद में इसका राज्याभिषेक होता है, ये गद्दी पर बैठता है। अब इस उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित साथियों बहुत सारे मत है अलग अलग। उसमें कई सारे ये कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये शासक बना, कई जने ये कहते हैं कि ये अपने बड़े भाई की हत्या करके शासक बना। बहुत सारे ऐसे मत है कि उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद, लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसके बाद में ये शासक बनता है। 4 साल उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। तो क्योंकि ईसा पूर्व वाले सन उल्टे चलते हैं, तो ये 200 यहाँ पे आ जाते हैं 269 ईसा पूर्व के अंदर ये इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। तो उत्तराधिकारी युद्धों के 4 वर्ष बाद में राजगद्दी पर बैठता है। अशोक के साथियों नाम से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला है साथियों, बौद्ध ग्रंथों के अंदर इसे अशोक चंड कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक चंड कहा गया है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित रहा, वैसे भी अशोक चंड कहा गया। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया, देखो पुराणों के अनुसार ही शब्द लिया है, अशोक वर्धन कहा गया। अभिलेखों के अंदर देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया है, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और निट्टूर अभिलेखों के अंदर इसके नाम अशोक का प्रयोग हुआ है, स्पेशली अशोक का। और ये पूछा जाता है कि अशोक नाम का प्रयोग किसके अंदर हुआ है, तो ये मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम, निट्टूर, इनके अंदर ये अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। अशोक को ही उज्जैनी करमोली के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको कि ये आपको याद करने ही करने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। तो अशोक को साथियों उज्जैनी करमोली के नाम से भी जाना जाता था। मास्की लघु शिलालेख जो है उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। इसके बाद में आप डिस्कस करें, इनको सब पढ़ के याद करके उसके बाद डिस्कस करें, ये डिस्कशन से याद होगा। जब तक डिस्कशन आप इसमें नहीं करते हो आपको ये अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। याद तो रहेगा लेकिन अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। तो डिस्कशन करें, अभ्यास करें, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। फिर देखो अशोक के धर्म की बात करते हैं तो दीपवंश और महावंश के अनुसार इसको निग्रोध ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब अलग अलग के अनुसार अलग अलग पूछा जाता है। यदि डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है कि किसको सही करें, कि दीपवंश महावंश अलग बताते हैं, दिव्यावदान अलग बताता है, सब अलग अलग बताते हैं। तो दीपवंश और महावंश जहां पूछा जाए ना साथियों, तो दीपवंश और महावंश के अनुसार, ठीक है ना, दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान के अनुसार इसे उपगुप्त ने दीक्षित किया है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक बनाए तो आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक बना दी आपने इसकी उपाधि, ठीक है। तो उपगुप्त ने किसके अनुसार किया है? दिव्यावदान के अनुसार। दिव्यावदान के अनुसार ये लेकिन बैठेगी नहीं इसमें, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दो उपादिव्या, तब ये आपके बैठ जाएगी ट्रिक, ठीक है ना। उपादिव्या करोगे तो बैठ जाएगी कि उपगुप्त ने दिव्या यानी दिव्यावदान, क्योंकि दीप करोगे तो फिर तो दीपवंश महावंश इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये याद रखना कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने किया है
और दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोध ने किया है। लेकिन पूर्णतया ये पूछा जाए पूर्णतया बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया है, तो मोगलीपुत्र तिस ने किया है। किसने किया है, मोगलीपुत्र तिस ने किया है। तो पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला मोगलीपुत्र तिस है। अब बोलो एक ही चीज पढ़ के कैसे संतुष्टि कर लें, जब अलग अलग चीजों के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है, अलग अलग प्रश्न बनता है, तो ये उस तरीके से ही पढ़ना होता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अशोक की धम्म यात्राएं। धम्म यात्राओं में साथियों ये एक क्रम है जो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार दिया हुआ है। स्मिथ ने ये क्रम बताया है इसका कि इसकी जो धर्म यात्रा थी उसमें सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, फिर बोध गया और फिर कुशीनगर की यात्रा की। ठीक है, लेकिन वैसे अपन पढ़ते हैं तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। ठीक है, 14वें वर्ष में निगाली शासक निगलवा की यात्रा की और 20वें वर्ष में साथियों लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 14वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, निगलवा की यात्रा की, तो यहाँ पे कनक मुनि के स्तूप का भी संवर्धन करवाया था। ठीक है, लेकिन 20वें वर्ष, अब इसको ऐसे याद रखना, 14 नी और 20 लू। 10वें वर्ष बोध गया और 10 बो कर देना, 10 बो याद हो जाएगा, 10 बो 14 नी 20 लू। ठीक है, 10 तो बोने हैं, 14 नी 20 लूंगा। ठीक है ना, तो 10 बो 14 नी 20 लू, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वा पूर्व में साथियों कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था, हाथियों के लिए। उड़ीसा के अंदर आया हुआ कलिंग, और कलिंग उस समय हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और जिसके पास जितने हाथी वो उतना बलशाली। तो फिर हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का युद्ध हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, एकमात्र अभिलेख जिसके अंदर कलिंग के शासक का नाम मिलता है। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ, इतना भीषण भयंकर युद्ध हुआ कि इसमें लाखों लोग मारे गए, नदियां बही थी खून की। और ये भीषण दृश्य देखकर जो अशोक का मन फिर विचलित हो गया। फिर उसके बाद में पहले तो युद्ध, इसके वो कहते हैं ना रणभेरी की जगह फिर धम्म की, इसको कहते हैं रणघोष की जगह धम्म घोष की फिर स्थापना की, धम्म घोष की और बढ़ा अशोक की। बाद में कलिंग युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन हुआ और फिर इसने पूरे धर्म के अंदर अपना पूरा सब कुछ लगा दिया। तो फिर रणघोष की जगह धर्म घोष की स्थापना की। जो कलिंग युद्ध की साथियों जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। ठीक है, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख तो है ही। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। अब जैसे अपन ने पढ़ा कि धम्म घोष की स्थापना की और ये सब, अब देखो इसका धर्म जो था अशोक का, उससे संबंधित कई सारे मत चलते हैं कि इसका धर्म आखिर में था क्या, कैसा धर्म था, क्योंकि धम्म के ऊपर बहुत इसके ऊपर शोध हुए हैं। तो फ्लिट महोदय बताते हैं कि इसका धर्म जो था वो राज धर्म था। स्मिथ राधा कुमुद मुखर्जी बताते हैं कि सभी धर्मों का साझा था, सभी धर्मों को मिलाकर इसने एक धर्म बनाया था, वो था कि सभी धर्मों का साझा था। रमाशंकर त्रिपाठी कहते हैं कि ये एक सार्वभौमिक धर्म था। भंडारकर बताते हैं साथियों कि ये उपासक बौद्ध धर्म था। रोमिला थापर बताती है कि ये कुछ भी नहीं था, अशोक ने तो अपना आविष्कार किया था, एक अलग ही धर्म बनाया, वो उसका खुद का आविष्कार था, ये रोमिला थापर बताती है। सेनाट कहता है कि पूर्णतया बौद्ध धर्म था, कुछ भी नहीं, ये तो पूर्णतया बौद्ध धर्म ही था। इसमें से साथियों इंपॉर्टेंट आपके जो है वो एक तो रोमिला थापर वाला मत है, एक स्मिथ राधा कुमुद मुखर्जी वाला, एक फ्लिट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये भंडारकर याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारणी में से भी। फिर धर्म के प्रचार के लिए इसने बहुत सारे लोगों को इधर उधर, जो बौद्ध भिक्षु थे उन सबको इधर उधर भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ था, तो उसमें अपने पुत्र पुत्री इनको भी भेजा इसने। ये ऐसे के ऐसे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, तो कई विद्यार्थियों के पास में ये लिखी हुई नहीं होती, लिख लेना, ये सारे के सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है, और अभी आने वाले मतलब पिछले कुछ समय कोई एग्जाम के अंदर ही महेंद्र और संघमित्रा का प्रश्न पूछा गया था, काफी बार पूछते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मजंतिक को साथियों भेजा था कश्मीर और गांधार, महारक्षित को भेजा था यवन देश, मज्जिम को भेजा हिमाचल प्रदेश, धर्म रक्षित को भेजा था अप्रांतक, महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र, महादेव को भेजा मैसूर, रक्षित को भेजा था वनवासी, सोन और उत्तर को भेजा था सुवर्ण भूमि, और महेंद्र संघमित्रा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भेजा था श्रीलंका।
ये महेंद्र और संघमित्रा इसके पुत्र और पुत्री ही थे अशोक के पुत्र और पुत्री ही थे महेंद्र संघमित्रा, महामाया के पुत्र और पुत्री थे ये, ठीक है ना, अशोक और महामाया के। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेव मैसूर, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, जो आपको ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बौद्ध भिक्षुओं को इधर उधर भेजा था, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें से प्रश्न बनने के। अब क्योंकि याद नहीं होते तो विद्यार्थी छोड़ देते कि याद नहीं हो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, लेकिन ये याद करना, ये पूछे जाते हैं, ऐसे कैसे हूबहू पूछे जाते हैं। आज की क्लास में साथियों इतना ही। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, और कल की क्लास में याद करने वाली चीजें खूब सारी है, मैं याद भी करवाऊंगा कल की क्लास में। आज की क्लास में कोई ज्यादा ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्य जानकारी है जो सीधी सीधी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चले हैं सामान्य रूप से। कल आने वाली जो क्लास है उसके अंदर आपके मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रशासन के अलावा अभिलेख, शिलालेख, ये जो है उनसे संबंधित क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें याद करवाने के जो काफी सारे तरीके हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद है कि पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी करें, पात्रता आराम से आप निकाल दो, ये प्रयास अपना भी है, आपको भी करना है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।